अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। आज हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है इसको देखेंगे। 3 पॉइंट में इसको मैंने बताने की यहाँ पे कोशिश की है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है पर्पस। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है और मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, वो इस पॉइंट से पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Revaluation account is prepared to record the effect of revaluation of assets and liabilities when the assets and liabilities are to be shown at the new values। आपको ये बात पता है कि पार्टनरशिप में किसी पार्टनर के एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के केस में एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को चेंज किया जाता है या उसका रीवैल्यूएशन किया जाता है, उसकी न्यू असेसमेंट होती है। तो जब भी कभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को फिर से एसेस किया जाए तो उस केस में उस न्यू वैल्यू की वजह से क्या प्रॉफिट या क्या लॉस होता है, इसको जानने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ के चेंजेस की वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। और इसके बाद चूंकि जब वैल्यू नई हो गई है तो उस नई वैल्यू को बैलेंस शीट में शो किया जाता है। मान लीजिए कोई फर्नीचर 10,000 का था और किसी पार्टनर के एडमिशन पर उसको आपने 12,000 का कर दिया, उसकी नई वैल्यू 12,000 की हुई। तो अब जो नई वैल्यू हुई है 12,000, ये बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में, न कि 10,000। और ये 2,000 जो इंक्रीज़ हुआ है इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाला जाएगा। इसी तरीके से लायबिलिटीज़ में भी है, कोई लायबिलिटीज़ बढ़ गई हो या घट गई हो तो उस बढ़े हुए अमाउंट या घटे हुए अमाउंट को हम लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में और जो न्यू वैल्यू होती है उसको बैलेंस शीट पे लिखते हैं। जबकि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ये अकाउंट इस रीवैल्यूएशन के इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए बनाया जाता है। आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो होने वाले जो चेंजेस हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के ऊपर वो आप बैलेंस शीट में शो करते हैं, यानी बैलेंस शीट में आप नई वैल्यू शो करते हैं। लेकिन अगर फर्म ये चाहती है कि नई वैल्यू को बैलेंस शीट में ना शो किया जाए तो ऐसे केस में मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के बनाने के बाद आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू जो चेंज हुई है वो तो वैल्यू चेंज होगी, लेकिन आप नई वैल्यू को बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। यानी आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ की पुरानी वैल्यू ही शो होगी मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के केस में। वो इसलिए होती है क्योंकि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो इफ़ेक्ट होता है, या ये कहें कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू का जो चेंज होता है और उसका जो इफ़ेक्ट होता है, वो इफेक्ट को मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ख़त्म कर दिया जाता है। अगर हम डीपली इसको समझाएं तो इस तरीके से आप जानते होंगे कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में हम सिंपल उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह बनाते हैं और दूसरे पार्ट में जो पहले पार्ट का इफेक्ट है उसको दूर करने के लिए रिवर्स कर देते हैं। तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के बनाने का मकसद यही होता है कि बैलेंस शीट में नई वैल्यू को न दिखाया जाए, बल्कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ को पुरानी वैल्यू पर ही दिखाया जाए। ये है डिफरेंस और ये पहला पॉइंट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा है पार्ट्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ एक ही पार्ट में बनता है, इसका कोई 2 पार्ट नहीं होता है, ये सिंपल एक पार्ट में बना दिया जाता है। जबकि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं। इसको अभी मैंने समझाते हुए आपको बताया है कि इसमें पहला पार्ट जो होता है वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में जो चेंज हुआ है उसको रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। जबकि जो दूसरा पार्ट है वो पहले पार्ट के चेंजेस को दूर करने के लिए बनाया जाता है। इसमें लिखा हुआ है द सेकेंड पार्ट इज प्रिपेयर टू नलीफाई द चेंजेस रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट पार्ट। पहले पार्ट में जो चेंजेस आपने लिखा था उस चेंज को दूर करने के लिए दूसरा पार्ट बनाया जाता है। तो इस तरीके से मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के 2 पार्ट हो गए, जबकि रीवैल्यूएशन अकाउंट के सिर्फ एक ही पार्ट होते हैं। इसका तीसरा और आखिरी डिफरेंस आपको मैं बता दूं,
ट्रांसफर ऑफ बैलेंस, थर्ड पॉइंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो बैलेंस होता है, बैलेंस का मतलब यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस जब आप निकालेंगे तो वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के केस में, ये प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिख दिया जाता है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ हम लोग आते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसा कि आपको मैंने अभी बताया पिछले पॉइंट में कि इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसमें बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह बनता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो पहले पार्ट के इफेक्ट को दूर करने के लिए बनाया जाता है। तो पहले पार्ट में जो प्रॉफिट आएगा या जो लॉस आएगा, जो बैलेंस आएगा, उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का पहला पार्ट ये बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है। अब यहाँ जो दूसरा पार्ट होगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का, यहाँ से डिफरेंस हो जाएगा। पहले पार्ट के इफेक्ट को दूर करने के लिए पहले पार्ट का जो भी अमाउंट होता है डिक्रीज या इंक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसको हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के दूसरे पार्ट में अपोजिट साइड में लिख देते हैं, रिवर्स साइड में लिख देते हैं। वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि पहले पार्ट के इफेक्ट को दूर कर दिया जाए। आपको ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए इन अकाउंटिंग में कि जब हम किसी भी अकाउंट के इफेक्ट को दूर करते हैं तो उसकी साइड को बदल देते हैं। अगर किसी अमाउंट से किसी अकाउंट को आपने डेबिट किया है और आप चाहते हैं कि ये इसका असर ख़त्म हो जाए, तो आप उसी अमाउंट से उस अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए, तो वो ख़त्म हो जाएगा। यही काम ठीक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के सेकंड पार्ट में होता है। यहाँ पर भी यही होता है कि पहले पार्ट में जो भी आपने इंक्रीज या डिक्रीज लिखी थी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में, वो दूसरे पार्ट में आप उसको अपोजिट साइड में लिख देते हैं, जिससे कि पहले पार्ट के इंक्रीज और डिक्रीज का असर खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से। अच्छा, दूसरी बात, एक बात यहाँ पर यह है कि आप जब दूसरे पार्ट में आप जब लिखेंगे उसको अपोजिट साइड में, तो पहले पार्ट में अगर आपके प्रॉफिट आया था या लॉस आया था तो दूसरे पार्ट में उसका अपोजिट आएगा। मान लीजिए पहले पार्ट में आपका प्रॉफिट आया था, तो जब आप उसको सेकंड पार्ट में अपोजिट साइड लिखेंगे तो अब क्या आएगा, वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको अपोजिट साइड लिख दिया है। इसी तरीके से अगर आप पहले पार्ट में लॉस आया था तो दूसरे पार्ट में जब आप अपोजिट साइड लिखेंगे तो वो गेन आने लगेगा। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये है कि दूसरे पार्ट में जो गेन आ रहा है या जो लॉस आ रहा है उसको किस में बांटते हैं। दूसरे पार्ट में आने वाले प्रॉफिट या लॉस को सभी पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। याद रखिएगा, सभी, ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है प्रॉफिट या लॉस को, जो कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के दूसरे पार्ट में आता है। तो इस तरीके से मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दो बार किया जाता है, एक पहले पार्ट में और एक दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हम सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, जबकि दूसरे पार्ट में जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।